गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम टीचिंग ऑफ कॉमर्स की यूनिट नंबर 3 करेंगे। तो इसके अंदर हमारा आज यूनिट नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है मेथड ऑफ टीचिंग, कि किस मेथड के द्वारा हम कैसा टीच कर सकते हैं, कैसा पढ़ा सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है वो है लेक्चर मेथड, कि लेक्चर मेथड के द्वारा कैसे पढ़ाया जाता है। तो पहले हम बात करते हैं कि मेथड ऑफ टीचिंग की शिक्षण की विधियां क्या है। शिक्षण की विधियों की यदि हम बात करें, क्योंकि बिना किसी विधि के आप किसी भी कार्य की संपूर्णता, किसी भी कार्य की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हर कार्य की सफलता के लिए आपके पास एक अच्छी विधि होनी चाहिए। उस विधि के माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, आप सफलता की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं अपने लेक्चर मेथड की। शिक्षण कार्य में लेक्चर मेथड या व्याख्यान विधि क्या होती है। तो इस विधि की सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड, कि व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड कहते किसको है। मीनिंग ऑफ लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि क्या है। व्याख्यान विधि की यदि हम बात करें तो इसके अंदर अध्यापक के द्वारा किसी भी उप विषय को बड़ी गहराई से जब संक्षिप्त रूप में बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो उसे हम व्याख्यान विधि के नाम से जानते हैं। अध्यापक क्या करता है कि किसी भी उप विषय को लेकर बच्चों को बड़े आसानी के साथ, बड़े सरल तरीके से, सरल विधि के माध्यम से हर एक शब्द को बड़ी संक्षिप्त रूप से बताने का प्रयास करता है और समझाने का प्रयास करता है। क्योंकि इस विधि के माध्यम से यदि अध्यापक अपने विषय को रोचक बनाना चाहता है तो उसके लिए बच्चों का इन्वॉल्व करना, बच्चों को बीच बीच में से प्रश्न पूछना, ताकि बच्चे इस मेथड को समझते हुए बड़ी आसानी के साथ उसका रिप्लाई भी कर सकते हो। क्योंकि लेक्चर मेथड के माध्यम से क्या होता है कि लेक्चर मेथड में अध्यापक क्या होता है, मुख्य रोल अदा करता है, और जो बच्चे होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो एक प्रकार से मौन रोल अदा करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक श्रोता के रूप में सुनना होता है, और व्याख्यान विधि के अंदर क्या होता है कि अध्यापक को एक वक्ता के रूप में बोलना होता है। क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक अध्यापक पढ़ाता है तो उस टॉपिक के अंदर क्या किया जाता है कि अध्यापक के द्वारा सबसे पहले उसे बताने के लिए बच्चों को क्या किया जाता है, अध्यापक सबसे पहले क्या करता है, इसके अंदर अपनी योजना बनाता है। अध्यापक के द्वारा योजना बनाना, उसके द्वारा अध्यापक के द्वारा क्या करना, प्रस्तुत करना। नेक्स्ट थर्ड रोल किसका होता है, इसमें विद्यार्थी का थर्ड रोल होता है कि बच्चों के द्वारा ज्ञान का बोध करना। किसका बोध करना, ज्ञान का बच्चों के द्वारा बोध किया जाता है। बच्चा बड़ी आसानी के साथ अध्यापक उसको प्रस्तुत करता है और बच्चे के द्वारा, विद्यार्थी के द्वारा उस ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। इसके अंदर क्या है कि जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर हम क्या देखते हैं, एक टीचर मुख्य रूप से, दूसरा विद्यार्थी, और तीसरा हमारा करिकुलम या हमारा एनवायरनमेंट। तीनों तत्व इन्वॉल्व होते हैं। तीनों में से यदि कोई भी तत्व नहीं है तो हम इसके अंदर अपनी शिक्षण कार्य को प्रभावशाली नहीं बना सकते। तो क्या किया जाता है, टीचर के द्वारा उसको पूर्ण रूप से प्रभावशाली बनाने के लिए अपना करिकुलम, बच्चे का, तीनों का इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। क्योंकि इस विधि के अंदर मुख्य जो रोल अदा होता है वो अध्यापक के द्वारा ही किया जाता है। यदि हम इस पद्धति की, व्याख्यान विधि की प्रयोग की बात करें कि इस विधि का हम प्रयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इस विधि के प्रयोग के दौरान हमें ये बात ध्यान में रखनी होती है कि सबसे पहले क्या है कि यदि हम इस विधि को प्रयोग में लाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या किया जाता है, व्याख्यान विधि का प्रयोग करने के लिए अध्यापक के द्वारा किसी भी यूनिट का, किसी भी टॉपिक का
प्रारंभ करना, या कह सकते हैं कि नई इकाई का प्रारंभ करना। यदि अध्यापक किसी भी उप विषय को या किसी भी यूनिट को प्रारंभ करना चाहता है तो उस दौरान इस लेक्चर मेथड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमने आज यूनिट नंबर 3 शुरू किया, इसका हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ टीचिंग लेक्चर मेथड। आज हम इस यूनिट को शुरू कर रहे हैं, इस यूनिट का पहला लेक्चर है, तो हम किस विधि का प्रयोग कर रहे हैं? लेक्चर विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस इकाई का प्रारंभ करना, किसी उप विषय का प्रारंभ करने के दौरान हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात इसमें कहते हैं कि सारांश प्रस्तुत करना। जब आपने किसी भी टॉपिक को, किसी भी उप विषय को पढ़ा दिया और पढ़ाने के बाद जब आप क्या देखते हो कि सभी बच्चों ने उसे ध्यानपूर्वक सुना और आपके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक का क्या करते हो, आप कंक्लूजन के रूप में, एक सारांश के रूप में, एक समरी के रूप में आप बच्चों को रिवाइज करते हो उस टॉपिक को, ताकि आपके द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक का कंक्लूजन आप बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हो। क्योंकि जब तक आप उसका कंक्लूजन प्रस्तुत नहीं करोगे, उसकी समरी के रूप में प्रस्तुत नहीं करोगे, तो आप उसको प्रभावशाली ढंग से आप उसका टॉपिक का समापन नहीं कर सकते। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आप उस विषय का सारांश प्रस्तुत करो, क्योंकि लेक्चर मेथड का ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप के अंदर आपको उसको सारांश को प्रस्तुत करना होता है। सारांश प्रस्तुत करने के बाद हम क्या करते हैं, तीसरे पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर तीसरे पॉइंट में हम आते हैं कि जिसके अंदर समीक्षा कार्य। समीक्षा कार्य क्या है कि एनालिसिस करना। समीक्षा कार्य कि जब आप कोई भी काम करते हैं तो उस कार्य के दौरान आपको अपने किए गए कार्य की समीक्षा करनी होती है। समीक्षा कहने का अभिप्राय कि आपने जिस टॉपिक को पढ़ाया उस टॉपिक के बारे में आप जब बच्चों को समीक्षा करते हुए बताते हैं, समीक्षा के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि उस विषय के गुण और दोष दोनों के बारे में प्रस्तुत की जाती है। क्योंकि जब तक आप जब भी किसी कवि के द्वारा कोई रचना रचित की जाती है, किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है, तो वो उद्देश्य सहित किया जाता है। जब तक आप अपने उस उद्देश्य के दौरान किए गए कार्य के दौरान मूल्यांकन नहीं करोगे, तब तक आपको उसकी फीडबैक नहीं मिलेगी, और जब तक फीडबैक नहीं मिलेगी आप उसके दौरान अपने किए गए कार्य के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते। तो आपके लिए जरूरी क्या होता है कि आपके द्वारा किए गए कार्य के अंदर आप उसके गुण और दोष दोनों कार्य को संपन्न करने का प्रयास आपको करना चाहिए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है हमारा मोटिवेशनल कि जिसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रेरणात्मक। क्या करते हैं कि हम प्रेरणात्मक कि आप अपने उस लेक्चर मेथड के दौरान जब आप उसको यूज करते हो, उसका इम्प्लीमेंट करते हो, तो प्रेरणात्मक आपको क्या करना है कि बच्चे को मोटिवेशनल के रूप में प्रेरित करते हो आपको कि बच्चा आपके द्वारा दिए गए गृह कार्य, आपके द्वारा करवाए गए कक्षा कार्य, इन सभी कार्यों को संपन्न करने का आपके द्वारा प्रयास किया जाए। इस प्रकार से आप बच्चे को मोटिवेशन करो, क्योंकि आपके लेक्चर में आपके किए गए व्याख्यान विधि के प्रयोग के द्वारा आपके एक भाषण के रूप में या आपके एक लेक्चर के रूप में इतना मोटिवेशनल मनोबल आपको बच्चों को बढ़ाने वाला होना चाहिए कि जिसके माध्यम से जो बच्चे मीडियम वर्ग के हैं या जो बच्चे कम स्टडी करने वाले हैं, तो आपके उस मोटिवेशनल स्पीच के द्वारा, आपके लेक्चर के द्वारा बच्चों का जो मनोबल है वो बढ़े और बच्चा भी पढ़ना शुरू कर दे या और ज्यादा पढ़ाई करना शुरू कर दे। तो उसके द्वारा हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। आगे हम बात करते हैं कि हमारी इस विख्यान विधि के दौरान जिस विख्यान विधि या लेक्चर मेथड का हमने प्रयोग किया है उस विधि के गुणों की बात करते हैं। मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड।
कि यदि हम किसी भी विधि का प्रयोग करते हैं तो उस विधि के हमारे कुछ न कुछ गुण अवश्य होते हैं। उसकी क्वालिटी को दर्शाया जाता है कि हम इस विधि का जो प्रयोग है वो क्यों कर रहे हैं। बिना किसी क्वालिटी के हम किसी भी विधि का किसी भी कार्य का संबंधता नहीं करते, तो उसके लिए जरूरी क्या होता है कि हम उस विधि के द्वारा उसकी गुणवत्ता को बताएं कि हम इस विधि का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यह विधि अध्यापक के लिए सुविधाजनक मानी जाती है। सुविधाजनक क्यों मानी जाती है? अब अध्यापक के लिए इस विधि का सुविधाजनक होना। अब अध्यापक के लिए सुविधाजनक क्यों है ये? वो इसलिए है क्योंकि अध्यापक अपने लेक्चर मेथड में अपने बनाए गए टॉपिक को बड़ी सुविधा के साथ तैयार करके आता है और अपने लेक्चर, अपने व्याख्या विधि के द्वारा बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। क्योंकि अध्यापक इसमें क्या है, मुख्य रोल अदा कर रहा है। क्योंकि आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है, लेकिन आज से पहले जब हम शिक्षा प्राप्त करते थे, 20 साल पहले की बात करें, तो उस समय जो शिक्षा थी वो बाल केंद्रित थी। लेकिन आज की जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित तो है, लेकिन उसके अंदर जब तक अध्यापक का रोल नहीं होगा, क्योंकि अध्यापक क्या करता है, बच्चों का मार्गदर्शन करता है। क्योंकि जब तक अध्यापक के द्वारा बच्चों का मार्गदर्शन नहीं किया जाएगा तब तक बच्चा उस मार्ग की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। तो जरूरी क्या है कि अध्यापक इस विधि का प्रयोग करके अपनी आसानी के साथ अपने विषय को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, इसलिए हम इस विधि को अच्छा मानते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि इससे छात्रों में तर्क शक्ति का विकास होता है। अब दूसरी बात करते हैं कि इसमें बच्चों की तर्क शक्ति का विकास। अब बच्चों की तर्क शक्ति का विकास कैसे होता है इसमें? वो इस प्रकार से कि जब अध्यापक के द्वारा जो भी टॉपिक प्रस्तुत किया जाता है बच्चों के सामने, तो उसके अंदर बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम इस विषय के बारे में टीचर से, अपने अध्यापक से कुछ डिस्कस करें। क्योंकि जब बच्चों को किसी भी विषय के बारे में जानकारी नहीं होती और अध्यापक अपने व्याख्यान विधि लेक्चर मेथड के द्वारा बच्चों के सामने जब टॉपिक को प्रस्तुत करता है तो बच्चों के अंदर एक सृजनात्मकता का विकास होता है और उसमें बच्चे अपनी तर्क शक्ति के माध्यम से क्या करते हैं कि अपना क्वेश्चन पूछने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है। क्लियर? तो ये इस आधार पर हम मानते हैं कि हमारी जो व्याख्यान विधि है वो एक अच्छी विधि के रूप में हम उसको मानते हैं। तीसरी बात करते हैं कि इसमें समय में श्रम की बचत होती है। वो कैसे? अब देखिए कि यदि हम कक्ष के अंदर 40 बच्चे हैं और 40 बच्चों में हम 10-10 करके बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे समय भी अधिक लगता है और हमें मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है। लेकिन जब हम लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं तो इस लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है कि हम पूरी कक्षा के अंदर यदि 40 बच्चे बैठे हैं, सारी कक्षा के अंदर यदि 50 बच्चे बैठे हैं, तो उससे हम सभी बच्चों को क्या करते हैं, एक साथ पढ़ा सकते हैं। समय और हमारी मेहनत की बचत। इस विधि में क्या होता है कि जब एक साथ 40 या 50 बच्चों को हम पढ़ाते हैं तो हम अपने लेक्चर में क्या करते हैं, हमारा नॉर्मली तौर पर जो लेक्चर होता है वो 40 से लेकर 45 मिनट का होता है। नॉर्मली तौर पर हम जब बात करते हैं कि हमारा जो लेक्चर है वो 40 से लेकर 45 मिनट का है और इस दौरान हम कक्ष में या क्लासरूम के अंदर क्या करते हैं कि 40 बच्चे या 50 बच्चों की स्ट्रेंथ है, तो इस विधि के माध्यम से हम क्या करते हैं, सभी बच्चों को एक साथ उपविषय को पढ़ाने में हमें आसानी होती है, इसमें किसी प्रकार की हमें मुश्किल नहीं आती। तो इसलिए हम इस विधि को, इस लेक्चर मेथड को अच्छा मानते हैं, इस व्याख्यान विधि को अच्छी विधि के रूप में हम इसको मानते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट इसका बेनिफिट है इस विधि का क्या है कि इस विधि के द्वारा हम कुछ नवीन विषयों को
ऐड कर सकते हैं कि जो हमारा नए विषय आते हैं, नए विषयों को इस विधि के अंदर हम नए विषयों को भी साथ ले सकते हैं। वो कैसे कि यदि हम अपना जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उस सब्जेक्ट के साथ साथ यदि हम उस विषय के अंदर कुछ प्रैक्टिकली वर्क करवा रहे हैं, उस विधि के अंदर यदि हम बच्चों से ओरल टेस्ट ले रहे हैं, तो इन सभी को हम एक साथ इस विधि के माध्यम से, क्योंकि हमने पीछे किया था कि सारांश रूप में कि इस विधि का हम प्रयोग कैसे करेंगे, तो जब हम सारांश की बात करते हैं, जब हम समरी की बात करते हैं, तो इन सभी के अंदर क्या किया जाता है कि हम अपने थियोरिकली पार्ट के साथ साथ सैद्धांतिक पार्ट के साथ साथ हम प्रैक्टिकली पार्ट या इसके अंदर हम ऑरल मौखिक परीक्षाओं को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं कि आप कक्ष में बच्चों को अपना विषय पढ़ाते हुए बच्चों से प्रश्न पूछते हैं। इट मींस आप वहां पर बच्चों से मौखिक परीक्षा कर रहे हैं, या आप जो भी अपना टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए साइंस विषय है आपका और साइंस विषय के अंदर आप कोई प्रैक्टिकली थ्योरिकली के साथ साथ कोई मॉडल के माध्यम से आप प्रैक्टिकली बच्चों को करवा कर दिखाना चाहते हैं, तो इस विधि के अंदर आप लेक्चर मेथड में उन विषयों को भी शामिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये भी हमारी एक प्रकार की क्या किया जाता है, ये हमारी लेक्चर मेथड के अंदर एक अच्छी विधि मानी जाती है। तो ये इस विधि के क्या थे, मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड की इस विधि के गुण थे। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि व्याख्यान विधि की सीमाएं। व्याख्यान विधि की सीमाएं क्या है कि जहां हम किसी भी काम या किसी भी विधि का प्रयोग करते हैं और उसके गुणों के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसके साथ साथ हमारी कुछ इसके अंदर लिमिटेशन भी होती हैं, दोष भी होते हैं, जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस विधि के अंदर हमारी कमियां क्या है, इस विधि के अंदर हमारी कमियां क्या है। लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड कि आप अपनी जिस विधि का गुणों के आधार पर महत्व समझते थे, उस विधि के अंदर कहीं ना कहीं आपको दोष भी नजर आएंगे। वो क्या कि इसके अंदर, इस विधि के अंदर जो विद्यार्थी की भूमिका है, हमने पहले डिस्कस किया था, वो एक गौण होती है। वो क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर छात्र एक श्रोता, छात्र एक श्रोता होता है। श्रोता मतलब कि केवल छात्र सुनता है। इसके अंदर इसमें अध्यापक की भूमिका ज्यादा होती है और जो विद्यार्थी की भूमिका होती है वो पूर्ण नहीं होती। केवल जिस गुण के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बच्चे के अंदर तर्क शक्ति का विकास होता है। तर्क शक्ति का विकास तो तभी होगा यदि बच्चा उस दौरान अपना कुछ प्रश्न पूछे। इसमें केवल लेक्चर मेथड में अध्यापक बोलता है वक्ता के रूप में और छात्र क्या है, एक श्रोता है। जिस प्रकार से आप किसी फंक्शन, किसी प्रोग्राम के अंदर बैठे हैं और एक सिंगर गा रहा है और आप एक दर्शक बनकर, एक श्रोता बनकर उसको सुन रहे हैं, उसी प्रकार से लेक्चर मेथड के अंदर क्या होता है, अध्यापक केवल बोलता है और बच्चे एक श्रोता बनकर उसको ध्यानपूर्वक 40 मिनट के दौरान सुन रहे होते हैं। तो इसलिए सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ा दोष इस विधि के अंदर क्या है, इसमें छात्र की इन्वॉल्वेशन, छात्र इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होता। दूसरे इसके अंदर है, इसमें बच्चे को स्थायी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। स्थायी ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं होती? स्थायी ज्ञान प्राप्त न होना, स्थायी ज्ञान प्राप्त न होना, उसका कारण क्या है कि अध्यापक केवल बोल रहा है और अध्यापक के बोलने से यदि तो सभी बच्चों ने अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर अध्यापक के द्वारा बताए गए उप विषय के बारे में नोट कर लिया,
तो बच्चा घर जाकर उसको याद कर सकता है। यदि किसी विद्यार्थी ने उसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट नहीं किया तो बच्चे को वो स्थायी ज्ञान की प्राप्ति इस मेथड के द्वारा नहीं होती, क्योंकि ज्यादातर जब हम सिद्धांतिक रूप से लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हैं तो उस दौरान कमी क्या होती है कि बच्चा इन्वॉल्व नहीं हो रहा, और जब बच्चा एक्टिव नहीं होगा तो बच्चा स्थायी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस कमी को देखते हुए ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती। इसके अलावा कहता है कि इस विधि को छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि मान लीजिए पहली से 5वीं छोटी कक्षाएं हैं हमारी, छोटी कक्षाएं जिसके अंदर पहली से 5वीं तक के बच्चे हैं और उनकी एज क्या है कि आप 6 से 11 साल। आप इन बच्चों के लिए लेक्चर मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो बच्चों का मानसिक सत्र है वो इस योग्य नहीं है कि वो लेक्चर मेथड के माध्यम से किसी भी उप विषय को समझ सकते हो। इन कक्षाओं के लिए हम क्या करते हैं? स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं। इस विधि का प्रयोग करते हैं, स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कहानी सुनाना, पहली से 5वीं तक की कक्षाओं के लिए हम स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करते हैं कि कहानी के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसलिए छोटी कक्षाओं के अंदर इस विधि का प्रयोग उपयुक्त नहीं है, इसलिए इस विधि का ये दोष माना जाता है। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं कि इस विधि के माध्यम से व्यक्तिगत समस्या कि बच्चों के अंदर जो व्यक्तिगत समस्या होती है हम उसको जानने में सक्षम नहीं होते। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि बच्चे की व्यक्तिगत की पर्सनल समस्या, बच्चे की व्यक्तिगत समस्या होती है कि बच्चे का आईक्यू लेवल कम है, क्योंकि सामान्य तौर पर हम देखते हैं कि एक सामान्य बच्चे का जो आईक्यू लेवल है वो 90 से 110 होता है। यदि किसी बच्चे का ये आईक्यू लेवल नहीं है तो आप लेक्चर मेथड के द्वारा बच्चे को अपने टॉपिक को नहीं समझा सकते। इसके अलावा बच्चे की व्यक्तिगत समस्या और क्या हो सकती है कि बच्चा श्रवणवादी तो हो सकता है कि जिस लेक्चर विधि का, जिस व्याख्यान विधि का प्रयोग करके बच्चे को टॉपिक को समझाना चाहते हो उसको प्रॉपरली बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा है, इसलिए इस विधि का उपयुक्त प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसके अलावा बच्चों की आईसाइट वीक हो सकती है कि आप अपने लेक्चर मेथड का प्रयोग करते हुए ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, तो उस ब्लैक बोर्ड पर जो चीज आप लिखते हो बच्चे को प्रॉपरली दिखाई नहीं देता, तो इसलिए विभिन्न प्रकार की बच्चे की व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं जो आप लेक्चर मेथड के द्वारा बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। तो इसलिए इसके अलावा 5th पॉइंट है आपका कि आप इस विधि के अंदर अनुशासन प्रक्रिया अनुशासन नहीं रहता। इस विधि के अंदर क्या है कि जब आप बच्चे को क्लासरूम के अंदर पूरे लेक्चर के अंदर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों की जो गैदरिंग है कि हमने पहले डिस्कस किया था कि 40 से लेकर 50 बच्चे भी हो सकते हैं, 60 से लेकर 70 बच्चे भी हो सकते हैं आपकी कक्षा के अंदर, तो आप लेक्चर मेथड के द्वारा इतनी बड़ी स्ट्रेंथ के अंदर अपना कक्षा के अंदर जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा इस अनुशासन नहीं रह पाना तो ये भी इस विधि के अंदर एक प्रकार का दोष माना जाता है। तो ये था आपका लेक्चर मेथड, जिसके माध्यम से हम क्या किया कि हमने आपका व्हाट डू यू मीन बाय लेक्चर मेथड, व्याख्यान विधि से आप क्या समझते हैं कि उसका मीनिंग क्या है। इसके अलावा दूसरा हमने इसके किया कि हम उस विधि का प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन स्टेप का प्रयोग करके हम इस विधि को सफल बनाते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि इस विधि के गुण क्या है, मेरिट्स ऑफ लेक्चर मेथड। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने की लिमिटेशन ऑफ लेक्चर मेथड। तो इस प्रकार से ये थी आपकी व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड की टीचिंग के दौरान, शिक्षण कार्य के दौरान हम लेक्चर मेथड का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं और उसके गुण और दोष। थैंक यू।